साथियों, सबसे पहले वामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। साथियों, जिस मकसद को लेकर एक लंबे अरसे से वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी के लोगों को जगाने, जोड़ने, संगठित करने के लिए एक निरंतर प्रयास चल रहा है और उस प्रयास में वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब का लगभग 5 दशक का समय आज हम आपके बीच में लगाने के तत्पश्चात राष्ट्रीय स्तर पे आज ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी का एक कैडर बेस्ड प्लेटफॉर्म खड़ा हो चुका है। साथियों, आज निरंतर वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का यह आंदोलन, यह कारवां हम आप कार्यकर्ताओं के जमीन पर काम करने से, जमीन पे मेहनत करने से लगातार ये कारवां बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए कारवां से दुश्मन ताकतें भयभीत है और उनके भयभीत होने का एक बड़ा एग्जाम्पल फतेहपुर की सरजमी पे हम आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि फतेहपुर में मकबरे पे अटैक करने वाले मनुवादी मानसिकता के विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के पहले इसी फतेहपुर में ओबीसी समाज की कुशवाहा जाति की बच्ची के साथ 3.5% मनुवादियों ने रेप करने का काम किया, दरिंदगी करने का काम किया और बेरहमी के साथ उसकी हत्या करने का काम किया। उसके बाद इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले एक मुस्लिम स्टूडेंट की पीट कर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने हत्या की। इन दोनों घटनाओं पे पूरे देश भर में कोई संगठन आवाज उठाने के लिए सामने नहीं आया। यही फतेहपुर की सरजमी से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों ने उनके इंसाफ के लिए आवाज उठाई और एक बड़ा तबका, भारत की आधी आबादी ओबीसी का इस आंदोलन का जब नेतृत्व किया तो 3.5% मनुवादियों में ये भय निर्माण हुआ कि अगर बहुसंख्य इस देश का ओबीसी 52% अगर हमारे हाथ से निकल जाएगा तो 3.5% मनुवादियों का इस देश से वर्चस्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो नहीं चाहते कि इस देश की जो बहुसंख्य आबादी है, आधी आबादी ओबीसी के लोगों की है, वो मनुवादी व्यवस्था के चंगुल से, मनुवादी संगठनों के चंगुल से, मनुवादी विचारधारा के चंगुल से वो आजाद हो। उसको काउंटर करने के लिए, चूंकि उसका नेतृत्व ये 2 बड़ी घटनाओं, जो हत्या की गई बेरहमी के साथ, दरिंदगी की गई बेरहमी के साथ, इन दोनों घटनाओं का इसी फतेहपुर में जो नेतृत्व करने वाले लोग थे ओबीसी के लोग थे। उसको काउंटर करने के लिए इस देश में, खासतौर से फतेहपुर में आरएसएस के मनुवादी विचारधारा के लोगों ने फौरन हिंदू मुसलमान के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने झगड़ा खड़ा करने के लिए मकबरे पे अटैक करने का काम किया, क्योंकि ओबीसी के अंदर बढ़ती हुई जो जागृति है वो आने वाले दिनों में इस व्यवस्था को बदलकर रख देगी। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं और चराग आंधियों में जल रहा है। विपरीत परिस्थितियों में आज ये जो आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में इलाहाबाद मंडल के लोग उपस्थित हैं, ये वो चराग है और फतेहपुर के वो क्रांतिकारी कार्यकर्ता साथी जो लगातार समाज के मुद्दों को लेकर आंदोलनरत हैं। ये कड़ियां आने वाले दिनों में बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही है। इस बात को हम कार्यकर्ताओं को महसूस करने की जरूरत है और इन कार्यकर्ताओं के प्रयास से हम तमाम कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है और जमीनी सतह पे फिजिकली मूवमेंट करने की जरूरत है और संगठित शक्ति निर्माण करने की दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। साथियों, इस देश में हम आप अगर गौर करें तो 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान लागू किया गया। जिस संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की,
उसमें 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां और 22 अध्याय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे। मैं जितना अभी पढ़ने समझने का प्रयास कर रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान की रचना की, उस संविधान के प्रत्येक आर्टिकल में जितने सेंटेंस लिखे, जितने वर्ड इस्तेमाल किए, प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक वर्ड हम आपको अधिकार देने के लिए, अधिकार संपन्न बनाने के लिए, हम मूल्यवासी बहुजन समाज के उन्नति प्रगति के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रत्येक आर्टिकल, प्रत्येक सेंटेंस और संविधान में इस्तेमाल किए गए प्रत्येक वर्ड को लिखा। लेकिन आज 75 साल का एक लंबा दौर गुजर चुका है संविधान के अस्तित्व में आने के, और उसी संविधान में इस देश में 75 साल से मनुवादी पार्टियां ही केंद्र में शासन सत्ता में रही। उन्होंने 400 से अधिक संशोधन करके आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे जो संविधान, जिस मकसद को लिए लिखा, उन्होंने उस संविधान को खोखला सिर्फ करने का काम नहीं किया, बल्कि संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने का काम किया। इन संशोधनों से हम ये कह सकते हैं कि संविधान के अंदर जो आपको ताकत मिलती, जिससे आपको शक्ति मिलती, जिससे आगे बढ़ने के रास्ते आपको मिलने थे, आज उस संविधान का हक मनुवादियों ने निकाल लिया है और डेड बॉडी छोड़ रखा है। अब डेड बॉडी को भी धक्का देने के लिए आए इस देश में जो साधु सन्यासी हमें दिखाई देते हैं, वो साधु सन्यासी कम दिखते हैं, बल्कि मनुवादी विचारों के ज्यादा प्रचारक दिखते हैं। वो साधु सन्यासी कथावाचक कम दिखते हैं, बल्कि आरएसएस के कार्यकर्ता ज्यादा नजर आते हैं। इसलिए आए दिन इस देश में संविधान बदलने की बात की जाती है, संविधान खत्म किया जाए, ऐसा 2014 के कैबिनेट में चुनकर आया विधि मंत्री था आनंद कुमार हेगड़े, उसने बयान दिया कि हम सत्ता में संविधान बदलने के लिए आए। 11 फरवरी 2024 को जब लोकसभा का चुनाव होना था, पानीपत में दोबारा उसने इस बयान को रिपीट किया कि अगर 400 पार लोकसभा की सीटें हमें मिलती है तो हम संविधान बदलने का काम करेंगे और इस देश में मनुस्मृति का संविधान लागू करने का काम करेंगे। अभी फतेहपुर से चंद कदम दूरी पे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट का महामंडलेश्वर, जो दोनों आंख का अंधा आदमी है, काना नहीं है, दोनों आंख का अंधा आदमी भी बोलता संविधान बदलना चाहिए। लेकिन आज 75 साल के इस दौर में जिन्हें आगे बढ़ने के लिए, जिन्हें मान सम्मान स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए, जिन्हें मनुवादी व्यवस्था से निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन लोगों के लिए संविधान लिखा, आज बहुसंख्य ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को संविधान में लिखे अधिकारों की समझ की तो बात दूर है, संविधान को कितनों ने आज तक देखा नहीं। हम, आप और हमारे समाज के लोगों ने और बड़ी आबादी आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों ने संविधान देखा नहीं। पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, आज उस संविधान की बदलने की बात भारत के अलग अलग हिस्सों में इस मनुवादी सोच और विचारधारा के लोग निरंतर करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम आपको भारतीय संविधान के ताकत और महत्व को समझने की जरूरत है। मनुवादी भारतीय संविधान के ताकत और महत्व को समझते हैं, और ये समझते और जानते नहीं होते तो आज संविधान बदलने और खत्म करने की बात नहीं होते करते, और संविधान में 400 से अधिक संशोधन नहीं करते। इन संशोधनों से अगर हम आप समीक्षा करें, गौर करें, ये जो 400 से अधिक अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, इन संशोधनों से क्या ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के अधिकार बढ़े या जो थे वो छीन लिए गए? अगर हम लोग समीक्षा करें और निष्कर्ष निकाले, इस पर जो है चिंतन करें, मंथन करें, तो ये 400 से अधिक जो संशोधन किए गए, इन संशोधनों से हम आपके अधिकार बढ़े नहीं, बल्कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को इन्होंने छीनने का काम किया, निष्प्रभावी करने का काम किया। तो उसके पीछे असल वजह है आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों का दस्तूरी लाइल्मी का शिकार होना, यानी भारतीय संविधान के प्रति जिस तरह से उनके अंदर बेदारी होने की जरूरत थी, समझदारी या जागृति होने की जरूरत थी, उसमें लिखे अधिकारों के प्रति जितनी जागृति होनी चाहिए थी वो होती, तो आज शायद इस देश में संविधान बदलने की आवाज नहीं उठती। संविधान हम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है
जैसे पूरे पृथ्वी का सेफगार्ड ओजोन परत है। जिस दिन ओजोन परत नष्ट हो जाएगा उस दिन पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। संविधान हम आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, अगर संविधान हमारा सेफगार्ड है, सुरक्षा कवच है, तो उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना हम ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों की जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी को शायद हम और हमारे समाज के लोग उठाते तो आज 21वीं सदी के भारत में राजस्थान में जालौर में कक्षा 3 में पढ़ने वाले इंद्र कुमार मेघवाल नाम के बच्चे की सिर्फ इस बात पर पीट पीट कर हत्या उस स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा नहीं की जाती। स्कूल के बरामदे में रखे हुए मिट्टी के मटके से पानी निकाल कर कक्षा 3 में पढ़ने वाला वो बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल पी लिया। सिर्फ इतना ही उसका कसूर था। मैं इसे कसूर नहीं मानता, बल्कि उस बच्चे का अधिकार था, अपराध नहीं था। स्कूल के बरामदे से मटके से पानी निकालकर पीना ये उस बच्चे का अधिकार था, अपराध नहीं था। अगर ऐसा करने वाला आदमी थोड़ी देर के लिए हम आप अपने दिलों पे पत्थर रखते, दिलासा दिलाते, ढाढ़स दिलाने की कोशिश करते, अगर इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला आदमी अनपढ़ होता, पागल होता, जाहिल होता, गंवार होता, तो अपने दिल पे पत्थर रखते, कहते अनपढ़ होता, जाहिल था, पागल था, गंवार था, नासमझ था। इसलिए मासूम से बच्चे की सिर्फ इस बात के लिए पीट पीट कर हत्या कर दी कि उसने स्कूल में रखे हुए मिट्टी के मटके से पानी निकालकर पी लिया। वो अनपढ़ नहीं था, जाहिल नहीं था, गंवार नहीं था, बल्कि उसी स्कूल का हेडमास्टर था। हम हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग कहते कि अरे अब कहां जाति पाति है, अब कहां ऊंच नीच है, अब कहां भेदभाव है, अब तो व्यवस्था बदल गई है। पंडित जी तो हमारे साथ बैठकर हमारी थाली में खाना खाते, पंडित जी स्टेटस मेंटेन करते, आपके साथ थाली में खाना नहीं खाते। पंडित जी तो अपनी बेटी भी देते। अगर हम आपके समाज में कोई पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस हो जाए, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, बड़े वहदे पे और आर्थिक साधन संपन्न हो जाए, तो काशीराम साहब कहा करते थे कि जब समाज में इस तरह की संपन्नता आएगी, समाज में जब इस तरह की उन्नति प्रगति आएगी, तो इनके चरित्र में परिवर्तन आएगा। ये खाना खाते, उनके खाट पर बैठते। तो साथियों, ये खाट पर बैठने का मामला नहीं है। उनकी सोच कल भी आपके प्रति नहीं बदली, आज भी आपके प्रति नहीं बदली है। अगर शायद बदली होती तो इंद्र कुमार मेघवाल की पीट पीट कर बेरहमी के साथ हत्या नहीं होती। अभी लखनऊ में कल के तारीख में दुबग्गा में एक शेड्यूल कास्ट के बुजुर्ग ज़ईफ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को पेशाब पिलाया गया। अभी मध्य प्रदेश में एक घटना घटी थी, आप लोगों को शायद याद होगा कि बीजेपी का विधायक प्रतिनिधि शुक्ला था, उसने आदिवासी के मुंह में पेशाब करने का काम किया। आज पूरे भारत में मैं कहता हूं, पूरे भारत में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। कोई ओबीसी का आदमी, कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी, कोई आदिवासी आदमी, कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, क्रिश्चियन इस तरह की जानवरों से बदतर घटना की हरकत देने का या उसे अंजाम देने वाला आदमी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का समाज निकल कर नहीं आता। लेकिन 3.5% मनुवादियों की एक लंबी लिस्ट है और भारत के अलग अलग हिस्सों में आए दिन इस तरह की घटनाओं को वारदात देते हुए, अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ये ऐसी नस्ल है, ये 3.5% मनुवादियों की ऐसी नस्ल है, ये वक्त दर वक्त भेष बदलते हैं, उद्देश्य नहीं बदलते हैं। ये वक्त दर वक्त रंग बदलते हैं, मकसद नहीं बदलते। इन 3.5% मनुवादियों में और गिरगिट में कंपटीशन करा दिया जाए, कौन कितना रंग बदल सकता है। गिरगिट हाथ जोड़कर कहेगा मैं सुसाइड कर लूंगा, इनसे ज्यादा रंग नहीं बदल सकता। तो साथियों, आज हम आप ऐसा महसूस करते हैं कि इनकी सोच बदल गई, इनकी विचारधारा बदल गई। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, जब उनको पढ़ेंगे तो आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि 3.5% मनुवादी 2 तरह के लोग होते हैं, एक प्रगतिशील, एक सनातनी, एक हार्ड, एक सॉफ्ट। तो जो सॉफ्ट मनुवादी है वो हार्ड मनुवादी से कहीं ज्यादा डेंजरस और खतरनाक है। जैसे अंग्रेजी में जोला कहा जाता,
ओपन एनिमी बेटर देन हिडन एनिमी। खुला दुश्मन ज्यादा अच्छा है छुपे दुश्मन के मुकाबिल। जो आपके साथ बैठ रहा है, आपकी थाली में खाना खा रहा है, आप बुरा भला भी कह रहे हैं, आप दुत्कारने का भी काम कर रहे हैं, फिर भी आपके पास बैठने का काम कर रहा है, वो 3.5% मनुवादी, वो छुपे खुले जो मनुवादी हैं उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस बात को हम आपको समझने की जरूरत है। और आज 21वीं सदी के भारत में ओबीसी SC ST पर ही अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है, बल्कि भारत में एक बड़ी आबादी मसावात, इंसाफ और भाईचारे को मानने वाली है, जो हम आपके बस्ती और मोहल्ले के आसपास रहने वाली है। और आज मंडल कमीशन की अगर हम रिपोर्ट को पढ़ें, उस पर गौर करें, तो उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक 79 जातियां यानी 79 जातियां ओबीसी की सूची में उत्तर प्रदेश में शामिल है। और उन 79 जातियों में 27 जातियां मुस्लिम ओबीसी शामिल है। लेकिन इन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी नहीं पता है कि हम ओबीसी में हैं, और हमारे बैठे हुए ओबीसी के भाइयों को भी पता नहीं है कि एक बड़ी आबादी 27 जातियां उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की ओबीसी का हिस्सा है। ये 52% आबादी सन 1931 में इसी आधार पे नहीं थी। अभी हमारे समाज के ओबीसी के लोगों की अगर गिनती की जाए तो आज यह संख्या 65% होगी। तो इस 65% की संख्या में 14% मुस्लिम ओबीसी जातियां पूरे देश में ओबीसी के साथ शामिल हैं। लेकिन इन मुस्लिम जातियों को भी ओबीसी होने का एहसास नहीं है, और हमारे बैठे हुए भाइयों को भी ओबीसी होने का एहसास नहीं है। शायद अगर इन लोगों को ओबीसी होने का एहसास होता तो इस देश की व्यवस्था पे आज ओबीसी का कब्जा होता। इस देश में किसी तबके की, किसी वर्ग और समुदाय की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अकेले मेजॉरिटी में हैं। लेकिन मेजॉरिटी में होने का एहसास तब होगा जब हम अपने आप के संवैधानिक पहचानों, संवैधानिक अधिकारों को, संवैधानिक अस्तित्व को अगर हम पहचान करेंगे तो हमें इस बात की समझ पैदा होगी। और अगर इस बात की समझ पैदा होगी तो ओबीसी समाज संगठित होगा, और संगठित होगा तो व्यवस्था जरूर बदलेगी। आज दोनों तरफ के लोगों का धार्मिक इस्तेमाल हो रहा है। इधर सामने बैठे हुए ओबीसी के लोगों का भी 3.5% मनुवादी धार्मिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और कन्वर्टेड जो मुस्लिम ओबीसी है उनमें कन्वर्टेड 3.5% ब्राह्मण जो टॉप में बैठा हुआ है वो मुसलमानों के दिमाग को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। दोनों तरफ से लड़ाने वाला आदमी 3.5% मनुवादी है, एक छुपा है और एक खुला है। इस बात को हम आपको समझने की जरूरत है। और आज यही वजह है कि वो जानते हैं कि वर्तमान के मुसलमान कौन है। 3.5% मनुवादी बखूबी जानते हैं कि ये भारत के मुसलमान कौन है। ये ओबीसी से निकल के आए, SC से निकल के आए, आदिवासियों से निकल कर आए। इस बात का उन्हें इल्म है, इस बात की उन्हें समझ है। और इस बात की समझ नहीं होती तो आज 21वीं सदी में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं होती। जो आपके DNA के भाई हैं उनकी मॉब लिंचिंग नहीं होती। फर्जी गौकशी के नाम पर आए दिन हत्याएं नहीं होती। और संविधान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर भारत के संविधान के खिलाफ जाकर कानून नहीं बनाए जाते। आपको शायद याद होगा 2 साल पहले चलती ट्रेन में एक मुस्लिम फैमिली का RPF का कांस्टेबल पिस्टल निकालता है और बेरहमी के साथ कत्ल कर देता है। उस कांस्टेबल की जिम्मेदारी ट्रेन में सफर कर रहे लोगों की सिक्योरिटी की है, सुरक्षा की है। लेकिन चलती ट्रेन में मुस्लिम फैमिली का पिस्टल निकालता है, बेरहमी के साथ सिर्फ मुसलमान होने के नाते कत्ल कर देता है। साथियों, वो जो RPF का कांस्टेबल था वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार नहीं था। शायद मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता तो ऑन ड्यूटी नहीं होता, बल्कि वो RSS की क्रिमिनल आइडियोलॉजी का शिकार था। RSS की क्रिमिनल आइडियोलॉजी का शिकार होने के बाद आदमी इंसान नहीं रहता बल्कि जानवरों में तब्दील हो जाता है। और जब जानवरों में तब्दील होता है तो किसी भी आम बेगुनाह इंसान की हत्या कर देता है। फतेहपुर में उसका उदाहरण है, एक मुस्लिम नौजवान की अभी 6 महीने पहले हत्या कर दी गई, पीट पीट कर, जो इंटरमीडिएट में पढ़ने वाला था। वो हत्या करने वाले लोग इसी तरह की मानसिकता और विचारधारा के शिकार थे। लेकिन आज इस जुल्म और नाइंसाफी की
ये जो क्रिमिनल आइडियोलॉजी है, इस विचारधारा को खत्म करने की एक ताकत देश भर में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा की पैदा हो गई है। इस बात को हम आपको समझने की जरूरत है। अगर आरएसएस कैडर बेस्ड संगठन है तो उसका मुकाबला काउंटर कैडर बेस्ड संगठन बनाकर हम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग कर सकते हैं। आरएसएस आइडियोलॉजिकल संगठन है तो याद रखो, आइडियोलॉजी की काट आइडियोलॉजी है, वेपन नहीं है, हथियार नहीं है। विचारधारा की काट विचारधारा है। और आज वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों के पास वो अजीब विचारधारा है, फूले की, साहू की, अंबेडकर की, मां फातिमा शेख, अब्दुल उस्मान शेख की। इन विचारों पे हम आप अपने समाज को संगठित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। तो इस दिशा में हम आपको निरंतर प्रयास करने की जरूरत है, कोशिशें करने की जरूरत है। और इन कोशिशों को करने के लिए हम आप जो मिशनरी कार्यकर्ता है, जिंदा लोग है, जिंदा लोगों के लिए दो लाइनें समर्पित करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि साथियों, मैं कहा करता हूं कि घर वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, घर वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। साथियों, जिंदा लोग मिशन चलाया करते, मुर्दे कभी मिशन नहीं चलाया करते। चे गेहरा एक क्रांतिकारी है, दार्शनिक है, वो कहा करते कि कुछ लोग इस खौफ से अपने हक और सच और अधिकार की बात करने के लिए मैदान में नहीं उतरे लड़ने को, कहीं हमें मौत ना आ जाए। वो कहते हैं कि कब्रिस्तानों में हमने ऐसे लोगों की भी कब्रें देखी है जो इस खौफ से, इस डर से मैदान में नहीं उतरे, कहीं हमें मौत ना आ जाए। तो जन्म ही मृत्यु का कारण है। हर इंसान जो दुनिया में पैदा हुआ है उसका मरना तय है, लेकिन हमें आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया है, हम अगर इंसान है, मानव है, तो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर हम मरते हैं तो दुनिया में अगर हम फूले को याद कर रहे हैं, साहू को, अंबेडकर को याद कर रहे हैं, मां फातिमा शेख, अब्दुल उस्मान शेख को याद कर रहे हैं, तो अपने लिए उन्होंने जिंदगी नहीं जिया, अपने लिए अपना जीवन नहीं लगाया, बल्कि समाज को यह जीवन समर्पित किया जिसकी वजह से उन महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए और इस मनुवादी व्यवस्था की समाप्ति के लिए हम आपको संघर्ष करने की जरूरत है और यह जीवन लगाने की जरूरत है। ऐसा हम आप करेंगे। आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुरलीवास। उनकी फ्लाइट थोड़ा सा लेट हो गई जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। 15-20 मिनट में वो हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए मैं सभी आयोजक जो बंधु हैं उनसे अनुरोध करता हूं, सभी इस कार्यक्रम में आए हुए पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज के भाई और बहनों को तब तक बैठाए रखना है जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात ये लोग सुनकर न जाएं। साथियों, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा नई दिल्ली, माननीय चांद मोहम्मद जी, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली, एवं मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, वक्तागण और हमारे महिला वक्तागण तथा सामने बैठे सभी मूल निवासी महिलाएं, बच्चे और भाइयों। साथियों, इस अधिवेशन में 5 विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। पहला विषय है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के संदर्भ में, दूसरा विषय है ईवीएम के संदर्भ में, तीसरा विषय है चलो गांव की ओर और चौथा विषय है कार्यकर्ताओं के अनुशासन के संदर्भ में और 5वां विषय है बूथ लेवल कमेटी निर्माण करने के संदर्भ में। साथियों, विषय बहुत ज्यादा है, लेकिन साथियों बहुत सारी बातें तमाम वक्ताओं ने आपके बीच में किया है। आप लोगों को पता है कि आज इस देश को आजाद हुए 78 साल हो गया और इस देश का संविधान लागू हुए 75 साल हो गया। क्या 75 साल में आपको कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? जो शासक वर्ग मनवादी लोग हैं वो पहले राजा महाराजा के रूप में इस देश में राज करते थे और आज लोकतंत्र होने के बावजूद भी वही लोग इस देश में राज कर रहे हैं। क्या कभी आप लोगों ने इस पर विचार किया? क्योंकि साथियों, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र संख्या के सिद्धांत पर है।
अर्थात लोकतंत्र में जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही लोकतंत्र में शासक होगा। और लोकतंत्र का जो प्राण है वो प्रतिनिधित्व है, अर्थात समाज के हर वर्ग का, देश के हर क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन सत्ता और व्यवस्था में होना चाहिए। क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। उसका एकमात्र कारण है साथियों, इस देश में जब संविधान लागू हुआ 3% जो ब्राह्मण है, पंडित नेहरू ने उन लोगों को 60% लोकसभा की सीट दिया और 1952 में 45% से अधिक चुनाव जितवा के मनवादियों को लाया। और SC/ST में जो रिजर्वेशन बाबा साहेब ने दिया था, उनमें जो दलाल भड़ुए पैदा हुए, उनके सहयोग से इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। और सरकार बनाकर साथियों लोकतंत्र के चारों पिलर पर, विधायिका पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर और प्रचार तंत्र पर उसने कब्जा कर लिया। आज इस देश में जो घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे सामने समस्याएं पैदा हो रही है, क्या आपको पता चलता है? कोई टीवी वाला, कोई पेपर वाला आपको लिखकर दे रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका एकमात्र कारण इस देश में मनवादियों का एकाधिकार है। देश में संसदीय लोकतंत्र है, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा हम जो बहुजन है 85% है, हम लोग सत्ता तो छोड़ो, हम लोग विपक्ष में भी आज तक नहीं पहुंच पाए। उसका क्या कारण है ये आपको समझना होगा। साथियों, इस देश में जब पंडित नेहरू ने सरकार बनाया 25 सालों तक कांग्रेस ने बहुजन समाज में प्रचार किया, देश में एक प्रचार प्रसार किया कि कांग्रेस इस देश को आजाद कराया, इसलिए लोग कांग्रेस का समर्थन देते रहे। कांग्रेस ने 25 साल राज किया। 25 साल राज की वजह से बहुजन समाज की जिन समस्याओं का समाधान इस देश में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने 108 वर्षों तक जो आजादी का आंदोलन चलाया, संविधान के माध्यम से जिन समस्याओं का समाधान संविधान निर्माताओं ने कर दिया था, आज मनवादी जो शासक 70 साल से इस देश में बैठा हुआ है, आज हमारे सामने वो समस्याएं पुनः पैदा हो गई है। आज शिक्षा की समस्या है, आज रोजगार की समस्या है, आज उद्योग की समस्या है, आज एट्रोसिटी की समस्या है, आज महिलाएं बच्चे सुरक्षित नहीं है, हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं। तो साथियों, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों ने 50 साल तक कांग्रेस के साथ दिया। कांग्रेस इस देश में राज करती रही। जब इस देश में पहली बार वामसेफ बना, वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर कांशीराम ने बहुजन समाज लोगों के बीच में गए, उन्होंने पहली बार समझाया, ऐ मेरे बहुजन समाज के भाई और बहनों, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र संख्या के सिद्धांत पर है, तुम्हारी संख्या 85 है, यदि तुम जागृत होते हो, यदि तुम संगठित होते हो तो वह दिन दूर नहीं है, इस देश के हुक्मरान आप होंगे, इस देश के राजा आप होंगे, आप लोगों को आजादी मिल सकती है। लेकिन साथियों, हमारे लोगों ने मानवर कांशीराम का साथ नहीं दिया। जितना साथ दिया उतना सफलता मिली। अगर वामसेफ का साथ देते, आज इस देश के शासक हमारे लोग होते, हमारी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। जब मानवर कांशीराम ने इस देश को जागृत, बहुजन समाज को जागृत करने का काम किया, संगठित करने का काम किया, उन्होंने एक नारा लगाया, ऐसी क्या मजबूरी है, 85 पर 15 भारी है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब ऐसा कांशीराम ने वामसेफ के माध्यम से समाज में ये नारा, ये जागृति करने का काम किया, तो उस समय कांग्रेस की जो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, यदि बहुजन समाज जागृत हो गया, संगठित हो गया, इनकी इस देश में संख्या 85% है, अगर 85% हो गया तो हम लोग सत्ता से बाहर चले जाएंगे, हम लोग नरक का जीवन जीना होगा। इसलिए इंदिरा गांधी ने पहली बार ईवीएम मशीन लाया। ईवीएम मशीन का पहला प्रयोग केरल के विधानसभा में हुआ। ईवीएम मशीन ने सही चुनाव करवाया। कांग्रेस बुरी तरह हार गई। जब कांग्रेस हार गई, इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया, उस ईवीएम बनाने वाली कंपनी के मालिक से संपर्क किया कि इसमें जो चिप लगता है उस चिप का कोड है, यदि आप हमें बता दें तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा, तुम्हें ये पद दिया जाएगा। लेकिन साथियों, ईवीएम बनाने वाला जो मालिक था, वो कंपनी का मालिक, उसने सीक्रेट बताने से मना कर दिया। उसने कहा ये राष्ट्र का मामला है, राष्ट्रद्रोह का मामला हो जाएगा। उसने जब सीक्रेट नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन बंद कर दिया।
जब कांग्रेस और बीजेपी आपस में समझौता कर लिए, ये बहुजन समाज की जागृति बढ़ती गई, तो पहली बार दोबारा 2004 में कांग्रेस और बीजेपी के आम सहमति से ईवीएम मशीन दोबारा लाई गई और 2004 का लोकसभा, 2009 का लोकसभा इस देश में कांग्रेस ने ईवीएम से बेईमानी करके जीता। जब दूसरी बार 2009 में कांग्रेस ईवीएम से सत्ता में आई, तो पहली बार बीजेपी के लोगों को लगा इसी तरह से कांग्रेस अगर चुनाव जीतती रही तो हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग जो लोगों को जागृत कर रहे हैं, हमारी पार्टी सत्ता में कब आएगी। तो उन लोगों ने जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद बीजेपी के लोगों ने पहली बार कहा कि कांग्रेस 2009 में जो ईवीएम से सत्ता में आई है वो 168 सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीती है, इसलिए उन लोगों ने पहली बार ईवीएम के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। जब दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पूछा बीजेपी वालों से तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, तो ये लोग एविडेंस दे नहीं पाए, इसलिए उनका केस खारिज हो गया। फिर इन लोगों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी का जो वरिष्ठ नेता था सुब्रमण्यम स्वामी, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कि सर, जिस तरह से एटीएम मशीन लगती है, एटीएम मशीन में कोई पैसा निकालता है, एक पर्ची निकलती है, अगर वो पर्ची पर्ची में सारा आंकड़ा आता है, अगर उसी तरह ईवीएम मशीन में पेपर टेल मशीन लगाई जाए तो साथियों, उसने बयान दिया कि अगर पेपर टेल मशीन लगाई जाएगी, जो वोटर जिस प्रत्याशी को वोट दे रहा है उसका वोट बाहर आएगा, तो वोटर संतुष्ट होगा कि हमने जिसको भी वोट दिया उसको वोट हमारा गया। तो इस उसके अपील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को पहली बार ईवीएम के संदर्भ में निर्णय दिया कि अब कोई भी ईवीएम से चुनाव होगा उसमें पेपर टेल मशीन लगाई जाएगी। जब ऐसा निर्णय आया तो साथियों, यह निर्णय जनता को नहीं बताया गया, ना कोई टीवी ने बताया, ना कोई चैनल ने बताया, ना कोई पेपर ने बताया, आम जनता को यह निर्णय पता नहीं चला। लेकिन कांग्रेस बीजेपी को मालूम हो गया, तो कांग्रेस के लोग भयभीत हो गए कि अगर अब दोबारा ईवीएम से यूज होगा तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो बीजेपी वाले सोचे हम भी नहीं आ पाएंगे। अंत में कांग्रेस बीजेपी का जो वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी था, उसने धमकी दिया कांग्रेस के लोगों को, आप लोग ईवीएम बेईमानी करते हैं, इसलिए अब हम पूरे देश को जागृत करने के लिए ईवीएम की रथ यात्रा निकालेंगे। जिस तरह से ओबीसी की जनगणना रोकने के लिए, ओबीसी का मंडल कमीशन अधिकार रोकने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम की रथ यात्रा निकाला था, तो ईवीएम की रथ यात्रा निकालने की धमकी जब दिया तो कांग्रेस के लोग घबरा गए। तो कांग्रेस के लोग आरएसएस के पास गए। आरएसएस और कांग्रेस बीजेपी में गुप्त समझौता हुआ कि हमने 2004 का 2009 का इलेक्शन ईवीएम से जीता है, लेकिन आप अगर लालकृष्ण आडवाणी को रोकते हैं तो अगले चुनाव में ईवीएम के द्वारा हम आपकी सरकार बनवा सकते हैं। अगर लालकृष्ण आडवाणी इस देश में यात्रा निकाल गया, आम जनता को पता चल गया ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, अगर ऐसा पता लग गया, लोग ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आ जाएंगे। ईवीएम अगर हट जाएगी, न कभी कांग्रेस सत्ता में आएगी, न कभी बीजेपी में सत्ता में आएगी, अर्थात मनवादी लोग सत्ता से बाहर चले जाएंगे। दोनों में गुप्त समझौता हुआ, लालकृष्ण आडवाणी की राजनीति खत्म कर दी गई और फिर 2014 का इलेक्शन ईवीएम से बीजेपी को जितवाया गया और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया, जो व्यक्ति केवल गुजरात में था, जो व्यक्ति ओबीसी की जनगणना रोकने के लिए, ओबीसी का मंडल कमीशन रोकने के लिए राम की रथ यात्रा निकाला था और गोधरा कांड करवाया था, जिसमें हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को कत्लेआम करवाया था। उस कट्टर हिंदू को ओबीसी का चेहरा ला करके बीजेपी के लोगों ने प्रचार किया, ओबीसी के भाइयों ने उसको समर्थन किया और अंत में नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया, हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कभी नहीं कराएंगे।
हम ओबीसी के लिए 1% बजट नहीं देंगे। आरएसएस और बीजेपी कुछ किया और यहाँ तक 2015 में जो आईएएस का रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे ओबीसी हमारे भाई आईएएस हो गए थे, बहनें आईएएस हो गई थी। 316 आईएएस को क्रीमी लेयर का दायरा घटा करके बढ़ा करके क्रीमी लेयर लगा 316 सिलेक्टेड आईएएस को निकाल दिया। फिर भी ओबीसी कुछ नहीं बोल रहा है। ओबीसी कितना इस देश में चुप होकर के बीजेपी, कांग्रेस और ब्राह्मणों का साथ दे रहा है। आप इस बात पर समझ सकते हैं एक चपरासी बनाना कितना कठिन है। 316 आईएएस को उसने बाहर कर दिया सिलेक्टेड को, फिर भी ओबीसी ने कोई आंदोलन नहीं किया। ओबीसी के नेता, ओबीसी के संगठन, ओबीसी के पार्टी, क्या इनको मालूम नहीं है? उस समय का पेपर देखो, उस समय का टीवी न्यूज देखो, आज केवल प्रमुख न्यूज में सब आया हुआ है। तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान देना होगा। अभी फिर ओबीसी के लोग, एससी के लोग, बहुजन समाज के लोग कांग्रेस के जाल में फंसने वाले हैं। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, 2019 में भी बीजेपी सत्ता में आई, फिर 2024 में फिर बीजेपी सत्ता में आई। तो कांग्रेस के लोग देख रहे हैं कि समझौता 2014 का हुआ था, 2019 का हुआ था, 2024 में बीजेपी सत्ता में पुनः आ गई, तो कांग्रेस कब सत्ता में आएगी? जिस व्यक्ति को, जिस नेता को लोग पप्पू कहते थे, मीडिया वाले उसको हीरो बना करके उसको भारत यात्रा पर निकाल करके आरएसएस के लोगों ने कहा अगर ऐसे हम तुमको सत्ता देंगे लोग विश्वास नहीं करेंगे, तुम पूरे देश का यात्रा निकालो, तुमको मीडिया वाले हाइट करेंगे कि राहुल गांधी अब बाहर आ गया है। आज राहुल गांधी क्या बात कर रहा है? ईवीएम हटाने की बात नहीं कर रहा है। राहुल गांधी कह रहा है वोट चोरी होती है, वोट चोरी होती है। साथियों, अगर ईवीएम हो रहेगा तो वोट चोरी करने से क्या फायदा होगा? आपके घर में 100 वोट है, आप 100 वोट डाल देते हैं, ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन वोटों को चोरी कर रही है, आपका वोट जीरो करती है, आपके प्रत्याशी को भी वोट जीरो कर देती है। इतना व्यवस्था उसमें है। अगर ईवीएम मशीन रहेगी तो हमारे बहुजन लोग कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे। अब राहुल गांधी को इस देश का हीरो बना करके वोट चोरी का आंदोलन खड़ा करके दिल्ली में वोट चोरी के लिए और कांग्रेस के साथ बहुजन समाज की तमाम पार्टियों ने आंदोलन किया। ओबीसी के तमाम सांसद, एमपी वहां पहुंचकर नारा लगा रहे थे, हाँ, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। साथियों, ये बताइए, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी? मनोहर कांशीराम कहते थे एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, एक दोनों का काम है बहुजन समाज को डसना। तो क्या आप 75 साल तक डसते रहे? क्या अब भी अपने आप को डसाते रहेंगे? यदि संविधान खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, अधिकार खत्म हो गया, हमारे लोगों को तो संविधान के माध्यम से तन पर कपड़ा है, ये सभा करने की आजादी है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पर विचार करना होगा। इसलिए साथियों, ईवीएम के संदर्भ में माननीय वामस बेसराम साहब 2014 से लेकर आज तक पूरे देश में यात्रा निकाला और जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें ईवीएम का मुद्दा रखा जाता है। उसके पीछे कारण है ईवीएम मशीन को बगैर हटाए बहुजन समाज इस देश का शासक नहीं बन सकता है। ईवीएम मशीन हटाना होगा। इसलिए साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट का 2 निर्णय है 8 अक्टूबर 2013 और 24 अप्रैल 2017, ये 2 निर्णय जो है उसको सभी हमारे मूल निवासी भाइयों बहनों को पढ़ना चाहिए, समाज को जागृत करना चाहिए। नहीं 2024 में कांग्रेस पूरा सत्ता में आ जाएगी। जो बहुजन समाज की 1600 जो पार्टियां हैं, 10 लाख सामाजिक संगठन है, अब सब बीजेपी के विरोध में आ रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन में आ रहे हैं। तो अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो साथियों क्या होगा आप समझ सकते हैं। दोनों की नीतियां एक है, दोनों की कार्यप्रणाली एक है। वो बहुजन समाज के सारे अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं, हमें इस देश में पुनः गुलाम बनाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, इसके द्वारा पूरे देश में जन जागृति जो की जा रही है,
इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र संख्या के सिद्धांत पर है। संख्या हमारी 85 है। यदि 85% हम जागृत होते हैं, संगठित होते हैं, तो वह दिन दूर नहीं है हम इस देश के शासक बन सकते हैं। इसलिए साथियों, संगठन ने अब निर्णय लिया है, हम ये बंद कमरे में कार्यक्रम करते हैं, हाल में करते हैं। जो लोग आते हैं वही हमारी बात सुनते हैं, बाहर जाते हैं ना तो उनको टीवी में दिखाई देता है, ना तो पेपर में दिखाई देता है। लोग जितने लोग आए उतने लोग ही सुनकर बैठ जाते हैं। तो साथियों, संगठन ने निर्णय लिया है, अब ऐसा नहीं होगा। अब गांव की तरफ चलना होगा, बूथ की तरफ चलना होगा। इसलिए संगठन ने साथियों 2025 से निर्णय लिया है कि अब इस देश में हम 90% कार्य सड़कों पर करेंगे, केवल 10% कार्य वो हाल के अंदर करेंगे। तो साथियों, ऐसा क्या होगा? अभी आप देखें, राम मंदिर का निर्माण किया गया, ओबीसी के विनय कटियार, विनोद तोगड़िया साहब, नितंबरा, उमा भारती, सारे ओबीसी के लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, मस्जिद गिराया। जब वो मंदिर बनने का काम आया, एक भी ओबीसी को जगह नहीं मिली, एक भी ओबीसी को मंदिर के ट्रस्ट में नहीं रखा गया। फिर भी ओबीसी के नेता लोग हमारे समाज को बेवकूफ बना करके कहां ले जा रहे हैं? राम मंदिर तरफ ले जा रहे हैं। अभी प्रयागराज में, आपके इलाहाबाद में महाकुंभ लगा, 67 करोड़ लोगों ने गंगा नहाया। 67 करोड़ लोग कौन है? ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं। अगर वो ईवीएम बेईमानी करते हैं तो मीडिया कहती है 67 करोड़ लोग उनके साथ हैं, इसलिए ईवीएम के विरोध में कोई ओबीसी एससी का आदमी सड़क पर नहीं उतरता है। उसको लगता है कि जब 67 करोड़ लोग बीजेपी के समर्थन में, सरकार किसके बनेगी? अभी 2047 का जो भारत बना रहे हैं, विकसित भारत, उसमें सारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे लोग बन रहे हैं और बनते चले जा रहे हैं। कब तक बनते गए साथियों? अब समय आ गया है कि ये जो आजादी का आंदोलन सड़कों पर घोषित हो गया है, अब आप देखेंगे अभी भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जेल भरो आंदोलन हुआ। अभी एससी ओबीसी माइनॉरिटी की समस्याओं को लेकर के 4 चरणों का कार्यक्रम हुआ। जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, लोगों को तैयार किया जा रहा है। साथियों, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 तक संगठन ने निर्णय लिया है कि हम इस देश में 90% कार्यकर सड़कों पर आंदोलन कराएंगे। हम एससी की बात करेंगे, हम किसान की बात करेंगे, हम मजदूर की बात करेंगे, हम ओबीसी की बात करेंगे, हम महिलाओं की बात करेंगे, हम विद्यार्थियों की बात करेंगे। अगर ये सारे लोगों को, हम माइनॉरिटी की बात करेंगे, अगर सबका मुद्दा लेकर हम सड़क पर उतरते हैं, ये 5 सालों में हम सड़क पर आंदोलन करते 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 50 करोड़ लोगों को संगठित करने का निर्णय लिया गया है। साथियों, हमें 50 करोड़ लोग कैसे आएंगे? वाम साहब ने निर्णय लिया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को 3 से 15 करोड़ लोगों को जागृत करेंगे। अगर 3 से 15 करोड़ लोग जागृत हो गए, अगर 15 करोड़ लोग पिछड़े हैं, समस्याग्रस्त है, उसकी बीवी भी समस्याग्रस्त है, उसके बच्चे भी पिछड़े और समस्याग्रस्त है, तो ये आंकड़ा 60 करोड़ का हो जाएगा। जिस दिन 60 करोड़ का आप भारत बनाएंगे, 60 करोड़ का जो है बहुजन समाज बनाएंगे, तो साथियों उस दिन क्या होगा आप कल्पना करो। लोकतंत्र का सिद्धांत है, जिसका समाज पर नियंत्रण होता है उसी का राजनीति पर नियंत्रण होता है, जिसका राजनीति पर नियंत्रण होता है उसी का सत्ता पर नियंत्रण होता है, जिसका सत्ता पर नियंत्रण होता है उसका व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। आप लोगों ने देखा कि अभी नेपाल देश में हम लोगों ने पिछले सितंबर में 10,000 लोगों का अंतरराष्ट्रीय कैडर कार्यक्रम लगाया था। जब इतनी भीड़ नेपाल में चली गई तो नेपाल के लोग, भारत के लोग एक चर्चा कर रहे थे कि लगता है भारत में क्रांति बाद में होगी लेकिन नेपाल में पहले होगी। साथियों, उस कैडर का इतना प्रभाव हुआ, 1 साल भी नहीं बीता, सितंबर में नेपाल में क्रांति हो गई, नेपाल में सत्ता पलट हो गया, 24 घंटे के अंदर सरकार बदल गई। तो साथियों, जिस तरीके से नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हर साल होता रहता है। अगर इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज अपने गांव में जाए, अपने परिवार को जागृत करे, अपने रिश्तेदार को जागृत करे, अपने भाइयों को जागृत करे, समाज के लोगों के समस्या के बारे में बताए, और आजादी का आंदोलन चल रहा है। जब हर बूथ से 6 लाख गांव में
15 लाख बूथों पे अगर हम संगठन बनाते हैं, एक बूथ पर 200 लोगों को तैयार करते हैं, साथियों ये आंदोलन सफल हो जाएगा। और अभी इन लोगों ने चोरों का, गांव में चोर आ रहे हैं, ये फलान तमाम तरह का ये जो भ्रम समाज में फैला रहे हैं। नेपाल की जो क्रांति थी वो टीवी पर कम दिखाया गया, सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखाया गया। लोग कहने लगे थे भारत में बहुत बड़ी समस्या है, भारत में क्रांति हो सकती है। इन लोगों ने मीडिया पर उनका कब्जा है, टीवी पर कब्जा है, पेपर पे कब्जा है, इसलिए उन लोगों ने उस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट करने का परिणाम हुआ हमारा आदमी चुप हो गया। आपको मालूम है अभी देश का सर्वे हुआ, देश का जो पैसा है केवल 1687 लोगों के पास देश का 50% पैसा है। 1700 लोग देश का 50% पैसा रख लिए और उसके बाद जो 2000 लोग हैं वो 25,000 रख दिए, उसके बाद जो लोग हैं वो 25% रख लिए, अर्थात 5000 लोगों के पास देश का 90% पहुंच गया है। इसीलिए इस देश में गरीबी है, इसीलिए बेरोजगारी है, इसीलिए लाचारी है, इसीलिए गांव में जाओ किसी हमारे मूल निवासी भाइयों बहनों के तन पर अच्छे कपड़े नहीं मिलते, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं मिलती, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, वो कुपोषण के शिकार हैं। लेबर चौराहे जाओ तो ये 70 सालों बाद ये देश की स्थिति है। इसका एकमात्र कारण है इस देश का जो मनवादी है, देश की जो व्यवस्था है उस पर कब्जा कर लिया है। इस देश के लोगों को हिंदू बना करके, हिंदू समाज के नाते देश पर कब्जा करके देश की राजनीति सत्ता व्यवस्था पर कब्जा किया है। इसलिए साथियों ये अंतिम ट्रेन है, वाम से बहुजन समाज के लिए अंतिम ट्रेन है, ये आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। इसलिए आपको यहां से जाने के बाद तहसील में, ब्लॉक में, न्याय पंचायत में, ग्राम पंचायत में और बूथों पर जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जगाना होगा, जगाकर जोड़ना होगा, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा। उस शक्ति को जनशक्ति बनाना है। जनशक्ति से 2030 के पहले इस देश में जन आंदोलन खड़ा करना है। ऐसा करने के बाद ही इस देश में जन आंदोलन जब सफल होगा तो साथियों 24 घंटे के अंदर हम लोग तय करेंगे इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस देश का जो पैसा है किसको कितना मिलना चाहिए। कांसी राम कहते थे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। संख्या के आधार पर लोगों को जमीन मिलेगी, संख्या के आधार पर नौकरी मिलेगी, संख्या के आधार पर उद्योग धंधे के लाइसेंस मिलेंगे, संख्या के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। जब ऐसी स्थितियों में जाकर के लोगों को जागृत करेंगे, संगठित करेंगे, ताकि शक्ति को जन शक्ति में बदल करके इस देश में बहुत जल्द सड़कों पर जन आंदोलन खड़ा करके इस देश को मनवादियों से मुक्त कराना है और इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को आप शासक बना सकते हैं। आप ऐसा करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। धन्यवाद सर। साथियों, अगले वक्ता खड़े हमारे बीच में माननीय चौधरी विकास पटेल जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय चुनाव मोर्चा नई दिल्ली से है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप बैठ जाइए और अपनी बात रखें। माननीय चौधरी विकास पटेल सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय चुनाव मोर्चा नई दिल्ली। धन्यवाद संचालक जी। इसलिए हमें लोगों को वोट देना चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा एक पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में मुगलों की वजह से समस्या है। उन्होंने ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, ओबीसी की गिनती को रोक दिया, ओबीसी एससी एसटी के साथ तमाम प्रकार के अन्याय किए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ा, इसलिए हमारा साथ देना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी के लोग अंग्रेजों की लड़ाई में शामिल नहीं थे, इसलिए उनका साथ नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि इस देश में जो समस्या है वो समस्या मुगलों की वजह से, और इसलिए वो कभी अकबर की चर्चा करते हैं, कभी बाबर की चर्चा करते हैं, कभी औरंगजेब की चर्चा करते हैं और दूसरे तमाम मुगल शासकों की चर्चा वो समय समय पर करते हैं। और मुगल और मुसलमान एक ही हैं,
ऐसा प्रदर्शित करने का, ऐसा दिखाने की कोशिश भी आरएसएस बीजेपी के लोग करते रहते हैं। जैसे अगर कहीं मुसलमानों की बड़ी बस्ती है तो क्या कहते हैं, मुगलों की बस्ती। तो हमारे लोगों को समझ में ही नहीं आता कि ये मुसलमानों की बस्ती है कि ये मुगलों की बस्ती है। वास्तविकता ये है कि भारत में अब मुगल नहीं है, भारत में अब मुसलमान है, मुगल नहीं है। क्योंकि मुगल एक रेस थी, एक नस्ल थी जो कि बाहर से आए थे। लेकिन भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं वो मुसलमान कोई अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं, बल्कि यही के असल बासिंदे हैं और भारत के ही मूल निवासी हैं। और हमारे आप में से ही कुछ लोग धर्म परिवर्तित करके मुसलमान हो गए, क्योंकि इस्लाम एक धर्म है, कोई नस्ल नहीं है। जो इस्लाम को स्वीकार कर लेगा वो मुसलमान हो जाएगा। जबकि मुगल एक नस्ल है जो कि आई थी, खत्म हो गई, मर गए, खप गए, जो बचे कुचे थे पाकिस्तान चले गए। अभी भारत में मुसलमान है, मुगल नहीं है। ये बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए। और इसकी वजह से जो डीएनए टेस्ट हुआ, उस डीएनए टेस्ट ने यह साबित किया कि भारत में जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं उनका डीएनए और भारत में जो मुसलमान हैं उनका डीएनए एक ही है। एससी एसटी ओबीसी का डीएनए और मुसलमान का डीएनए एक ही है। एक ही क्यों है? क्योंकि हमारे लोगों ने ही धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम को स्वीकार किया, मुसलमान हो गए। तो धर्म बदलने से डीएनए थोड़ी बदलता है, धर्म बदलने से डीएनए नहीं बदलता है, डीएनए वही है। और इसकी वजह से जो भारत में मुसलमान हैं वो असल में हमारे ही डीएनए के, हमारे ही भाई हैं। एक तो ये बात समझने की जरूरत है। अब दूसरी बात समझने की जरूरत है कि हमारे ही भाई क्यों मजबूर हो गए, धर्म क्यों बदल लिया, क्यों छोड़ दिया। ये परशुराम सवार हो गए थे तो ये 2 आदमी की हत्या कर दिया, ऐसी जानकारी आई थी, कहा हमको परशुराम सपने में आए थे और हत्या कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। अभी बगल में कौशाम्बी थी जो बाल बालिका के साथ में जिस प्रकार से हुआ था, तो आप देख सकते हैं बगल में आपके चित्रकूट है जहां सिंह टाइटल लिखने की वजह से हत्या कर दी गई। तो ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में ये घटनाएं हो रही है। आज ओबीसी की गिनती नहीं हो रही, जानवरों की गिनती हो रही, कुत्तों की गिनती हो रही है। और जो ट्रेनों में ताली बजाते हैं और आपसे पैसा मांगते हैं उनको क्या कहते हैं आप लोग, आपको आप जानते हैं, उनकी भी हो रही है, मगर ओबीसी की नहीं हो रही है। तो इसके लिए मुगल जिम्मेदार है कि अंग्रेज जिम्मेदार है, समझना पड़ेगा। आज ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है तो इसके लिए मुगल जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार है कि अंग्रेज जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है, ये समझना पड़ेगा। और अगर ये समझ जाओगे तो किसी के भड़काने में नहीं आओगे, और अगर ये नहीं समझोगे, वो भड़काएगा तो उधर जाओगे, वो भड़काएगा तो उधर जाओगे। ओबीसी का तो यही हाल है। जब अपने हक अधिकार की समझ नहीं होगी तो आदमी बिना पेदी का लोटा हो जाता है। जिसको अपने हक अधिकार के बारे में, सही गलत के बारे में समझ नहीं होगी वो बिना पेदी का लोटा हो जाता है। जैसे एक आदमी होता है और एक जानवर होता है। जो आदमी होता है उसके पास में विवेक बुद्धि होती है और जो जानवर होता है उसके पास में विवेक बुद्धि नहीं होती है, उसके पास में सामान्य सहज बुद्धि होती है। विवेक बुद्धि का क्या काम है? विवेक बुद्धि का काम है सही और गलत में अंतर करना, ये विवेक बुद्धि का काम है। इसलिए दुनिया में मानव एकमात्र प्राणी है जो विवेक बुद्धि वाला प्राणी है, जो सही क्या है गलत क्या है इसमें अंतर कर सकता है। जानवर अंतर नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लोग सही और गलत में अंतर ना करें, अगर आदमी अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग ना करे तो आदमी जानवर से बदतर स्थिति में चला जाता है। भारत में ओबीसी के साथ में यही हो रहा है।
ये जो बुद्धि है ना, इसका उपयोग ही नहीं करता है। जब इसका उपयोग नहीं करता है तो लोग इसको बहका ले जाते हैं। संख्या तो है 52%, 60%, 65%, लेकिन जब इसका उपयोग ही नहीं करेगा, आदमी जब विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं करता तो आदमी जानवर से बदतर स्थिति में पहुंच जाता है। ओबीसी बुद्धि नहीं लगा रहा है, इसलिए जानवर की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। ये उदाहरण हमारे सामने है। तो हमें समझने की जरूरत है कि आज जो समस्याएं हैं वो समस्याएं अंग्रेजों ने पैदा किया या मुगलों ने पैदा किया। जब हम ये देखते हैं तो हमें दिखाई देता है, अरे भाई 75 साल से तो ना अंग्रेज राज कर रहे हैं, 75 साल से ना मुगल राज कर रहे हैं। जब 75 साल से अंग्रेजों का राज नहीं है, 75 साल से मुगलों का राज नहीं है, तो हमारी समस्याएं क्यों है? सोचने की विषय है, सोचने की बात है कि अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, मुगलों का राजपाट खत्म हो गया, हमारी समस्याएं पीछा छोड़ ही नहीं रही है, वो पकड़े हुई है, हमको एकदम से गिरफ्त में ली हुई है। तो क्यों ली हुई है? तो हमको दिमाग लगाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि लग रहा है जो बताया जा रहा है उसके आगे का कोई मामला है। बुद्धि लगाने की जरूरत है। भाई अंग्रेज चले गए, मुगलों का राजपाट खत्म हो गया, वो चले गए, अब भी समस्याएं हैं, कोई तीसरा है जिसकी वजह से ये समस्याएं बनी हुई है। जब इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सोचा, अध्ययन किया, इतिहास का अध्ययन किया, तो ये बात पता चली कि अरे भाई जिन समस्याओं की वजह से आज हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है वो समस्या है वर्ण व्यवस्था की समस्या और जाति व्यवस्था की समस्या। अब ये समस्या है, इसकी वजह से आज जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो हमने दिमाग लगाया, अरे भाई ये वर्ण व्यवस्था की वजह से समस्या है, ये जाति व्यवस्था की वजह से समस्या है, तो ये समस्या किसने पैदा किया? क्या ये समस्या मुगलों के समय में पैदा हुई? क्या ये समस्या अंग्रेजों के समय में पैदा हुई? जब इसको लेकर दिमाग लगाया गया, सोचा गया, तर्क किया गया, इतिहास पढ़ा गया, तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि अरे भाई ये तो अंग्रेजों ने वर्ण व्यवस्था बनाया ही नहीं था, जाति व्यवस्था बनाया ही नहीं था, अरे मुगलों ने भी नहीं बनाया था। तो फिर सवाल खड़ा हो गया, आखिर फिर कौन बनाया था? अंग्रेजों ने नहीं बनाया, मुगलों ने नहीं बनाया। आज हमारे देश में दो पार्टियां हैं, दोनों डींग हाँक रही है, एक मुगलों से लड़ने की डींग हाँक रही है, एक अंग्रेजों से लड़ने की डींग हाँक रही है। लेकिन हमारी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जो इस देश में है, जिसकी वजह से आज हम लोग अधिकार वंचित हैं, इसको किसने बनाया, इसको कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तो यही समझने की जरूरत है, ये किसने बनाया? कहीं उसी के हाथ में तो ताकत नहीं है जिसने बनाया और वो उसको लागू करना चाहता है, इसलिए अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। ये बात समझने की जरूरत है। जब इसके बारे में पढ़ा गया, समझा गया, तो क्या पता चला? अंग्रेज बाद में आए, मुगल बाद में आए, और अंग्रेजों और मुगलों के पहले यूरेशिया से चलकर ब्राह्मण भारत में आए। अंग्रेजों और मुगलों के पहले आए। और मैं नहीं कह रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय ये रिपोर्ट छपी कि भारत में जो ब्राह्मणों का डीएनए है वो मूल भारतीय लोगों के साथ में नहीं मिलता है, ये यूरेशियन लोगों के साथ में मिलता है। ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को छपी और अभी तक कोई ब्राह्मण इसको गलत साबित करने के लिए सामने नहीं है। बनारस में हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो एक पत्रकार हमारे पास आया, माइक लगाया और पूछा, कहा पटेल जी आपके पर्चे में छपा है ब्राह्मण विदेशी है। हमने कहा वो जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय ये रिसर्च हुआ था और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। जैसे मैंने ये कहा वो भाग गया, दूसरा सवाल नहीं पूछा। तो हमको ये समझ में आया कि अंग्रेजों और मुगलों के पहले कुछ लोग भारत में आए
और उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई, जिसके आज भी हम शिकार हैं। अब आप कहोगे कि उन्होंने बनाई, ये कैसे आपको पता है? तो आप उनके ग्रंथों को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन पढ़ने में हमारे ओबीसी के लोग तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए मैं पढ़ने का सलाह भी दे दूंगा तो उसमें से पढ़ने वाले लोग नहीं। तो चलो आपको अनुभव से बता देते हैं, अभी आपको अपने अनुभव से कंफर्म हो जाएगा किसने बनाए। चलो ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था कैसे है? ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय उसके नीचे है, वैश्य उसके नीचे है, शूद्र उसके नीचे है, अछूत उसके नीचे है। ये सिस्टम है। अब चलो, अगर इस वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को अगर मान लीजिए किसी यादव ने बनाई होती, किसी कुर्मी ने बनाई होती, किसी लोधी ने बनाई होती, किसी कुशवाहा ने बनाई होती, किसी पाल ने बनाई होती, तो बनाने वाला इतना बड़ा मूर्ख हो सकता है कि लात जूता खाने के लिए खुद को ही नीचे रख लेगा? इतना बड़ा मूर्ख बनाने वाला हो सकता है? अरे कोई व्यवस्था अगर हमारे पूर्वज बनाते तो अपने को ऊपर रखते। इस व्यवस्था में ऊपर कौन है? ब्राह्मण है, उसके नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है, उसके नीचे शूद्र मतलब ओबीसी है, और उसके नीचे अछूत मतलब शेड्यूल कास्ट है। ये 5 कैटेगरी जो है, इसमें ब्राह्मण टॉप पर है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था को ब्राह्मणों ने बनाया, इस व्यवस्था को क्षत्रियों ने भी नहीं बनाया। बहुत सारे लोग सबको लपेट देते हैं, सबको लपेटने का कोई मतलब नहीं है। इस व्यवस्था को क्षत्रियों ने नहीं बनाया, इस व्यवस्था को वैश्यों ने नहीं बनाया, इस व्यवस्था को ब्राह्मणों ने बनाया। अगर क्षत्रियों ने इस व्यवस्था को बनाया होता तो क्षत्रिय अपने को टॉप पर रख लेते। अगर क्षत्रियों ने इस व्यवस्था को बनाया होता तो क्षत्रिय अपने को टॉप पर रख लेते। और इसलिए क्षत्रिय और ब्राह्मणों का चूंकि पहले दूसरे नंबर का मामला था, तो लगातार संघर्ष चलता रहता है। और उस संघर्ष में ब्राह्मण अपना मनोबल बढ़ाने के लिए परशुराम नाम का एक काल्पनिक पात्र डिजाइन किया, परशुराम नाम का एक काल्पनिक पात्र बनाया और कहा कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया ताकि क्षत्रियों का मनोबल गिराया जा सके। ये जो क्षत्रिय और ब्राह्मणों में टकराव था, इसमें क्षत्रियों का मनोबल गिराने के लिए ब्राह्मणों ने परशुराम नाम का काल्पनिक पात्र गढ़ने का काम किया। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं आपको कि इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, इस देश में जब मुगल नहीं आए थे, तो अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मण इस देश में यूरेशिया से चलकर आए। उन्होंने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, उन्होंने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई और हमारे लोगों को अधिकार वंचित करने का काम किया। पढ़ने के अधिकार से रोका, लिखने के अधिकार से रोका, धन संपत्ति रखने के अधिकार से रोका, बोलने सुनने के अधिकार से रोका, बराबरी पर बैठने के अधिकार से रोका और सभी प्रकार से रोका। कहा इनके कान में अगर शब्द पड़ जाए तो शीशा में लाकर डालना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख में सूटा डालना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था मुगलों ने कहीं लिखी है? ये जो व्यवस्था मैं बता रहा हूं, ऐसी व्यवस्था मुगलों ने कहीं लिखी है? मुगलों ने नहीं लिखी है, लेकिन मुगलों के खिलाफ रोज आपको भड़काया जाता है। ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने कहीं लिखी है? अंग्रेजों ने नहीं लिखी है, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ भी रोज आपको भड़काया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था लिखी है, उनके बारे में चर्चा भी होने देना ये लोग नहीं चाहते हैं। तो आप समझिए कि इस देश में आज जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसका वास्तविक रीजन क्या है, वास्तविक कारण क्या है। अब जब ये अन्याय अत्याचार की व्यवस्था थी, एक ऐसा जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था थी जिसमें परछाई तक पड़ने से लोग अपवित्र हो जाते थे, ऐसी व्यवस्था में जब इस्लाम को मानने वाले सूफी संत भारत में आए और सूफी संतों ने देखा कि अरे भाई यहाँ का आदमी आदमी जैसा तो है, लेकिन आदमी का कोई लक्षण दिख नहीं रहा है, जानवर से बदतर स्थिति में इसको पहुंचा दिया है। अरे तब का छोड़ो, आज भी गांव देहात में देख लो, कुत्ता थाली चाट ले थाली पवित्र है, आदमी थाली छू ले कुत्ता चाट ले पवित्र है, और आदमी हाथ से छू ले तो
घर के बाहर चली जाती है, जानवरों से बदतर स्थिति में हमारे लोगों को पहुंचाया गया था। और जब इस्लाम के मानने वाले लोगों ने इसको देखा तो हमारे आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे भाई तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, चलो एक साथ, चलो हमारे साथ बैठो हमारी चटाई पर, चलो हमारे प्लेट में खाना खाओ, चलो तुमको इबादत करनी है तो चलो हमारे साथ मस्जिद में एक साथ करो। तो आदमी को केवल पेट की खुराक नहीं चाहिए। जानवर पेट की खुराक से संतुष्ट हो जाता है, लेकिन आदमी केवल पेट की खुराक से संतुष्ट नहीं होता है। आदमी को मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन चाहिए। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हमारे लोगों को जानवरों से बदतर पहुंचाया गया, मान सम्मान की जिंदगी छीन ली गई। जब उनको इस्लाम मिला, बराबरी का हक दिया, मान दिया, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, तो हमारे लोगों ने बड़ी संख्या में इस्लाम को स्वीकार किया। इसलिए आज देश में लाखों की संख्या में मुसलमान हैं, वो कोई विदेश से आए हुए नहीं है। यही के उसका एक और सबूत है। सबूत क्या है? दुनिया में मुसलमानों में जातियां नहीं है, लेकिन भारत में जितनी जातियां ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हैं, उतनी ही जातियां उधर भी हैं। क्योंकि जब इधर का आदमी उधर गया तो जाति पीछा नहीं छोड़ी। कहा जाता है जाति है, जाति नहीं है। ये जो जाति है ये कुछ भी कर लो, ये जाति नहीं है। तो धर्म भी छोड़ दिया, जाति नहीं गई। ऐसा नहीं केवल लोग मुसलमान बने, कुछ लोगों ने अपना धर्म बना लिया। यही के लोगों ने सिख धर्म बनाया, कहा तुम्हारी व्यवस्था को लात मारते, हम सिख धर्म बनाते, सिख हो गए। कुछ लोग कबीर पंथी हो गए, कुछ लोग रविदास पंथी हो गए, कुछ लोग अलग अलग पंथों में चले गए। किसी को क्रिश्चियन मिला उसमें चला गया, कोई बौद्ध में चला गया, कोई जैन में चला गया। जिसको जो रास्ता मिला वहां चला गया। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इस देश की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखा। और इसकी वजह से ऐसा हुआ। इस बात को ज्योतिबा फूले समझते थे, और इसलिए ज्योतिबा फूले जो अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में गए और ज्योतिबा फूले को ब्राह्मणों ने धक्का दे करके बाहर किया, तो ज्योतिबा फूले बहुत दुखी हुए। और दुखी मन से वो बैठे थे, सड़क के किनारे बैठे थे दुखी मन से। तो सामने से वो लोग जा रहे थे जिनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बंधा हुआ था। ज्योतिबा फूले को देखकर देख रहे थे उन लोगों को, वो लोग हंस रहे थे। ज्योतिबा फूले को समझ में नहीं आया। मैं बारात में गया था ब्राह्मण की, मुझे ब्राह्मणों ने धक्का मारकर बाहर किया, मैं दुखी हूँ, मैं सोच रहा हूँ, और इनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बना हुआ है। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इनको कोई चिंता ही नहीं है। तो अपने कार्यकर्ता कभी कभी क्या कहते, जब समझाते समझाते थोड़ा निराश होते हैं तो क्या कहते, सर छोड़िए, जब इनकी पिटाई होगी तो खुद ही समझ जाए। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, पिटाई तो हजारों साल से हो रही है। जब समझाने वाला होता है तब समझते हैं, अगर समझाने वाला नहीं होगा तो पिटाई होती रहेगी। समाज समझने वाला नहीं है। तो आप लोग, हम लोग क्या है, समझाने वाले। अरे पिटाई हो रही, खड़े हो जाओ लड़ने के लिए। बाबा साहब ने क्या कहा, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। ये जंजीरें तोड़ देंगे गुलामी के एहसास से आदमी लड़ने के लिए खड़ा होता है। पिटाई तो ज्योतिबा फूले के पहले भी हो रही थी, लड़ने के लिए नहीं खड़े थे। लेकिन ज्योतिबा फूले को एहसास हुआ कि मेरा अपमान हुआ है। और जब ज्योतिबा फूले को एहसास हुआ कि मेरा अपमान हुआ है, ज्योतिबा फूले ने सोचा अकेले मेरा अपमान हुआ है या बहुत लोगों का अपमान हो रहा है। ज्योतिबा फूले ने देखा, अरे यार अकेले तो मेरा अपमान नहीं हुआ, बहुत लोगों का अपमान हो रहा है, हमसे ज्यादा भी अपमान हो रहा है। लोग बोल नहीं रहे हैं, लोग लड़ नहीं रहे हैं। ज्योतिबा फूले ने सोचा इसका मतलब क्या है, एक आदमी से लड़के कुछ नहीं होगा। ज्योतिबा फूले ने क्या सोचा, एक आदमी से लड़के कुछ नहीं होगा। क्यों? ये व्यवस्था अपमानित कर रही है। हमसे पहले हजारों लाखों लोग अपमानित हुए और हमसे बाद भी हजारों लाखों लोग, अगर ये व्यवस्था बनी रही तो अपमानित होते रहेंगे। इसलिए ज्योतिबा फूले ने क्या तय किया, एक आदमी से नहीं लड़ना जिसने धक्के मारा। आजकल कैसे लोग सोचते,
किसी के साथ अन्याय हुआ, वो थाने में गया, कोई टेलीफोन कर दिया, पैरवी कर दिया, उसकी कंप्लेन दर्ज हो गई, मुकदमा शुरू हो गया, आरोपी जेल चला गया, वो सोचता है हमें न्याय मिल गया। अरे एक आदमी ये कारण नहीं है इसका व्यवस्था का, ये व्यवस्था बदलना होगा तब अन्याय और अत्याचार रुकेगा। ये बात ज्योतिबा फूले को समझ में आई, और जब ये बात ज्योतिबा फूले को समझ में आई, ज्योतिबा फूले ने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे अंदर मान सम्मान स्वाभिमान की भावना है। मेरे अंदर मान सम्मान स्वाभिमान की भावना क्यों पैदा हुई? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। अगर सबके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान की भावना पैदा हो जाए तो इस व्यवस्था के खिलाफ इकट्ठा होकर के ये लोग लड़ लेंगे और इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे। तो ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया, कहा पढ़ेंगे समझेंगे तो लड़ने के लिए खड़े होंगे। कहा बिना विद्या के मत नहीं, बिना मत के गति नहीं, बिना गति के वित्त नहीं, बिना वित्त के शूद्र टूटे। ये जो सारा का सारा सत्यानाश हुआ, इसका कारण है इनके पास विद्या नहीं। तो हमें समझने की जरूरत है। ज्योतिबा फूले ने 1848 में लड़ाई शुरू किया, उस समय अंग्रेज थे और अंग्रेजों के खिलाफ लोग लड़ रहे। न्यायमूर्ति गोविंद रनाडे ज्योतिबा फूले के पास में गए और ज्योतिबा फूले को कहने लगे कि आप आ जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, आप भी शामिल हो जाओ। तो ज्योतिबा फूले ने न्यायमूर्ति गोविंद रनाडे को कहा तुम ब्राह्मण लोग, हमारे जैसे तुम ब्राह्मण लोग कल जब सरकार में आओगे, अंग्रेज चले जाएंगे, सरकार में आओगे, क्या करोगे? तुम हमारे जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे? ज्योतिबा फूले ने क्या पूछा रनाडे को? कहा तू हमारे जैसे कुनबी किसानों के साथ बराबरी का व्यवहार करोगे? ज्योतिबा फूले तब समझते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे, ये कब्जा कर लेंगे, और ये कब्जा कर लेंगे तो ये हम लोगों के साथ न्याय करने वाले नहीं है। इसलिए ज्योतिबा फूले ने अपनी लड़ाई अलग रखी। बाद में छत्रपति साहू महाराज ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। छत्रपति साहू महाराज के पास बाल गंगाधर तिलक गए और तिलक कहने लगे कि आ जाइए लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ। तो छत्रपति साहू महाराज को ब्राह्मणों से बहुत कटु अनुभव था। वो राजा थे, लेकिन राजा होने के बावजूद भी छत्रपति साहू महाराज को बार बार अपमानित किया जाता था। इसलिए साथियों, वामन मेश्राम साहब हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। हम सभी लोग इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। साथियों, आपके बीच में आप लोग सुबह से ही मूल निवासी नायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब का आप लोग सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आपके बीच में आ गए हैं और वो इंतजार खत्म हुआ। 285 मेश्राम साहब पे खर्च करो, मेश्राम साहब पे खर्च करो। आप लोग बैठ जाइए और साथियों, मेश्राम साहब आ चुके हैं। वैसे भी काफी लेट उनको हुआ है आने में, इसलिए मैं अभी ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। आखिरी बात कह रहा हूं। आखिरी बात यह है कि 3.5% लोगों के द्वारा, चाहे कांग्रेस के नाम पर, चाहे बीजेपी के नाम पर, बार बार हम लोगों का यूज किया जा रहा है। हम कांग्रेस भगाने का मामला शुरू करते हैं तो बीजेपी आती है, और बीजेपी भगाने का मामला शुरू करते हैं तो कांग्रेस आती है। एक बार कांग्रेस भगाते हैं तो बीजेपी आती है, दूसरी बार बीजेपी भगाते हैं तो कांग्रेस आती है, और दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है।
कि हमको भगाएंगे तो तुमको लाएंगे, तुमको भगाएंगे तो हमको लाएंगे, हम ही तुमको आना है, तो इनके साथ अन्याय और अत्याचार करते रहो। इसलिए हर बार हम सरकार बदलते हैं और हर बार अन्याय अत्याचार बढ़ता है। तो हम लोगों को अभी ये तय करना है कि अब हम लोग ना कांग्रेस ना बीजेपी, अब हम लोग अगर 85-90% है इस देश में ओबीसी SC ST के लोग, तो अब हम लोग अपना विकल्प मजबूत करेंगे, अपनी लड़ाई मजबूत करेंगे। आज की तारीख में देश में कांग्रेस एक राष्ट्रीय लेवल की ताकत है, बीजेपी एक राष्ट्रीय लेवल की ताकत है, देश में एक तीसरी भी राष्ट्रीय स्तर की ताकत है, और वो ताकत है भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप की ताकत, जो देश में तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस तीसरी सबसे बड़ी ताकत को हम लोग मजबूत करते हैं तो ये पहले नंबर की ताकत बनेगी और देश में हम लोग हुक्मरान बनेंगे और इंसाफ कायम करेंगे। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। तो इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आखिरी एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। आखिरी बात यह है कि फतेहपुर में अभी जो पिछले दिनों आंदोलन में कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे वो अभी वापस नहीं लिए गए। अगर उसको वापस नहीं लिया जाएगा तो आने वाले समय में इसको लेकर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। दूसरी बात, डॉक्टर फूल सिंह लोधी जी का जो हॉस्पिटल है उसको अभी तक नहीं खोला गया है, तो उसको भी अगर खोला नहीं जाएगा तो आने वाले समय में उसके खिलाफ भी हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और किसी भी स्थिति में अब हम लोग झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। हर जुल्म का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप सभी लोगों को यहाँ से जाकर तैयारी करनी है और आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करना है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।